आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जीएस का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जीएस में आज हम बेसिक से ही लेंगे क्या है क्या नहीं। तो आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। मैं सतवीर चौधरी हाजिर हूँ आपके लिए। रीट पटवार रेलवे का जो साइंस आता है उसमें हम सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम साइंस की शुरुआत करते हैं आज से। तो साइंस आप सभी लोग जानते हो साइंस क्या है। देखो, एक तो होता है आपके ज्ञान और एक है विज्ञान। साइंस में क्या होता है? विज्ञान। पर देखो, ज्ञान का मतलब है आपको कोई चीज़ आती है। जैसे हम मानते हैं भाई पंखा चल रहा है, सभी को पता है, चाहे वो पढ़ा है उसको भी पता है और नहीं पढ़ा है उसको भी पता है। पर डिफरेंस क्या है? ज्ञान का मतलब तो है उसको बेसिक नॉलेज। ज्ञान का मतलब क्या है? बेसिक नॉलेज। जबकि विज्ञान का मतलब क्या है? पूर्ण नॉलेज। पूर्ण नॉलेज का मतलब क्या है? पूरा लॉ, विथ लॉ नॉलेज, मतलब नियम का पूरा ज्ञान। जैसे पंखा चल रहा है आपका, तो वो क्यों चल रहा है या कैसे चल रहा है, इसका मतलब क्या है? विज्ञान है। पंखा चला है तो सबको पता है, उसको ज्ञान है। आई बात समझ? भाई ट्रेन है, ट्रेन में आपका इंजन होता है, तो इंजन चल रहा है, उसको पता है इंजन से ही ये ट्रेन चलती है। सभी को पता है ये चीज़, चाहे वो पढ़ा हुआ है चाहे वो नहीं पढ़ा हुआ है। पर आपको, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज पूरी, तो आप बता सकते हो इंजन में भाई आपका हीट बन रही है, ऊष्मा बन रही है, ऊष्मा से ऊर्जा में बदल के उस ऊर्जा के द्वारा ट्रेन को चलाया जा रहा है। तो ये आपको संपूर्ण ज्ञान हो रहा है, किसी नियम का ज्ञान है। आपको नियम के द्वारा आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तो वो क्या होगी आपकी? विज्ञान। ज्ञान सभी को हो सकता है, पर विज्ञान की नॉलेज हर किसी को नहीं है। विज्ञान की नॉलेज तो पढ़ने से ही आती है। आई बात समझ में? अब हम साइंस के बारे में डिटेल से जानते हैं। ये ज्ञान और विज्ञान की बेसिक नॉलेज थी। अब विज्ञान जो आपका है, ये जो साइंस है, ये एक साइंसिया वर्ड से बना है। साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? साइंसिया वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू नो। इल्म भी होता है उर्दू में, उर्दू भी होता है इसमें, और ये संस्कृत से भी मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली वैसे साइंस वर्ड किससे है? साइंसिया से। इसका मतलब क्या होता है? टू नो होता है, जानना होता है। अब इसकी बहुत सारी ब्रांच हैं साइंस की। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, सबसे पहले आपकी एक तो होती है क्लासिकल साइंस, या जिसको हम बोल सकते हैं या नेचुरल साइंस। एक तो होती है आपकी नेचुरल साइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। और एक ब्रांच होती है आपकी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। तो प्राकृतिक विज्ञान का मतलब है जो प्रकृति में आपकी साइंस है, प्रकृति में जो दिखाई दे रहा है आपको, चाहे वो वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है। अब इसकी भी ब्रांचेज हैं। प्राकृतिक विज्ञान की भी क्या है आपके? ब्रांच। जैसे आपने पढ़ी होगी भाई जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारे क्या हैं आपकी? प्रकृति में उपस्थित विज्ञान है। इसलिए इनको एक तरह से प्राकृतिक या फिर प्रकृति विज्ञान बोल सकते हो आप। एक होती है आपकी फिजिकल साइंस, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक विज्ञान। आई समझ बात? तो भौतिक विज्ञान भी आपके ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल साइंस के। एक तो आप बोलते हो जिसको फिजिक्स, और एक बोलते हैं उसको केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और एक क्या है आपका? रसायन विज्ञान। आ रही समझ में बात? अब मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। इसमें एक आता है आपका जंतु विज्ञान। याद रखना, जो जंतु विज्ञान है ये आपको पता है कोई भी जानवर वगैरह है वो कैसी क्रिया करते हैं, कैसे अपना गमन वगैरह करते हैं, कैसा अपना पोषण है उसका,
उत्सर्जन वगैरह जो भी क्रियाविधि उसमें हो रही है उन जंतुओं में, जीव जंतुओं में, तो उसमें यहाँ पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है भाई, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक, तो ये याद रखना आपको, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार मैं बात करूँ जीव विज्ञान की, आई बस में, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी जनक क्या है आपका, अरस्तु। क्यों? क्योंकि ये आपके दो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी की दो ब्रांच है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, जिनको बोलते हैं जूलॉजी बॉटनी एक तरह से अपने इस प्रकार से। तो इनमें भी क्या, फिर एक है आपका वनस्पति विज्ञान। तो आपको आ जाए जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। अगर इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान का जनक आपको आ जाए तो आपको ये होता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस आपको क्या याद रखना है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। आई बात समझ में, जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसी प्रकार हम फिजिक्स पर आते हैं, भौतिक विज्ञान में। तो फिजिक्स आपका जो ये है, ये फोर्सेस वर्ड से बना है। इसको मैं रफ कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, लिंक में आपको वहां से देख लेना। फिर हम चलते हैं इसमें फिजिक्स के बारे में, थोड़ी चर्चा फिजिक्स के बारे में कर लेते हैं। तो फिजिक्स में आपका है, इसको हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं। फिजिक्स जो है ये फोर्सेस वर्ड से मिलकर बना है, फिजिक्स फोर्सेस वर्ड से मिलकर बना है। और इसका जो मीनिंग होता है या अर्थ बोलते हैं इसको आप, ये होता है टू नेचर। टू नेचर मतलब प्रकृति। तो प्रकृति ये है आपकी क्या है, फिजिक्स है। प्रकृति में जो भी आपको पदार्थ है, द्रव्य है या ऊर्जा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स की भी। तो फादर ऑफ फिजिक्स, जैसे हमने देखा था फादर ऑफ जूलॉजी बॉटनी और उसके बारे में देखा था, तो फादर ऑफ फिजिक्स। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो फिजिक्स का एक कोई फादर नहीं है, कोई एक जनक नहीं है। फिजिक्स के तीन जनक माने जाते हैं। एक तो माने जाते हैं न्यूटन, आई बस में, और एक माने जाते हैं आइंस्टीन और एक गैलीलियो। ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है ये फिजिक्स के क्या हैं, जनक हैं। क्या है ये फिजिक्स के जनक। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो जो ये न्यूटन है, इसने क्या दिया था, बल के बारे में सिद्धांत दिए हैं। क्या है, क्या किया इसने, बल के बारे में जो भी मान दिए, फॉर्मूले, सूत्र वगैरह, वो सारे कहाँ से दिए गए, किसने दिए, न्यूटन ने। चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, आई बात समझ में। और मोस्टली वैसे बल का अगर और देखें हम, तो कुछ क्यूलाम ने भी दिए कुछ नियम, बल्कि कुछ नियम कहाँ पर दिए हैं, स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो आवेश होते हैं, दोनों के मध्य बल जो लगता है वो क्यूलाम ने दिए। द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल वो न्यूटन ने दिया। मोस्टली बल का मान न्यूटन है, इसलिए बल का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। जबकि आइंस्टीन की अगर मैं बात करूँ तो इसने क्या दिया था, एक तो इसने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। आपको क्वेश्चन आ जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो खोज करता है, या खोज किसने की, या सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर mc², जो सिद्धांत है आपका, वो किसने दिया है, आइंस्टीन साहब ने दिया है। E यहाँ पर ऊर्जा है, एनर्जी है, m यहाँ पर द्रव्यमान है, और c यहाँ पर प्रकाश का वेग है। c क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग। और कितना होता है प्रकाश का वेग, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, निर्वात में। और हम अगर बात करें और इसकी, आइंस्टीन साहब ने और क्या किया था, और एक इसने टेलीस्कोप का भी निर्माण किया था।
टेलीस्कोप में जो दूरी वगैरह मेजर करते हैं, टेलीस्कोप में दूरबीन, दूरबीन का भी निर्माण किसने किया है? आइंस्टीन ने। दूरबीन में जो सिद्धांत वगैरह लागू होता है वो किसका है? आपका आइंस्टीन का है। सॉरी, आइंस्टीन का नहीं है, वो है गैलीलियो का। सॉरी, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो। दूरबीन में जो भी आपके लेंस वगैरह लगे होते हैं या जो सिद्धांत काम आता है वो किसका आता है? गैलीलियो का। तो फिजिक्स के 3 क्या हो गए? मेन साइंटिस्ट हो गए, जो इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फिर हम आते हैं किस पर? केमिस्ट्री पर। भाई बायोलॉजी का हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, अब आते हैं किस पर? केमिस्ट्री पर आते हैं। तो इसको भी आप अगर नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जड़त्व का नियम भी दिया था। तो जड़त्व का नियम भी न्यूटन साहब ने ही दिया है। जो गति के नियम वगैरह हैं, बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सारा किसने दिया है? न्यूटन ने। इसलिए फिजिक्स में कोई अकेला फादर नहीं है, बहुत सारे फादर है इसमें। जितने सिद्धांत हैं मोस्टली वही इसके जनक कहे जाते हैं। सर गैलीलियो ने नहीं दिया जड़त्व का नाम? जड़त्व का नाम गैलीलियो ने। नहीं, जड़त्व का तो इसने दिया न्यूटन साहब ने। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पर? केमिस्ट्री पर। थोड़ी चर्चा किस में करते हैं? केमिस्ट्री की करते हैं। तो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को देखिए भाई, ये केमिस्ट्री इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? रसायन विज्ञान। जो केमिस्ट्री है आपका, ये कीमिया वर्ड से मिलकर बना है। केमिस्ट्री जो ब्रांच है आपकी या वर्ड है, ये किससे बना है? कीमिया से। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। कीमिया वर्ड किससे मिलकर बना है? ओ सॉरी, केमिस्ट्री कीमिया वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? काला पत्थर होता है। मिस्र में, मिस्र में ये मिस्र भाषा में सबसे पहले खोजा गया था इसको, और मिस्र में ही लोग सबसे पहले काला पत्थर संज्ञा दी गई थी। ठीक है, मिस्र के अंदर। फ्यूसिस ग्रीक भाषा था। हाँ, फ्यूसिस ग्रीक भाषा है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने उसके जनक की बात करी थी आपको भाई बायोलॉजी में, फिजिक्स में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का जनक, जैसे इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान का जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो इसको लेवासिए बोलते हैं हम। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवासिए को कहा जाता है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी पदार्थ वगैरह, मेटल वगैरह होते हैं, उसमें क्या संगठन है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, कितना उसमें क्या पदार्थ की मात्रा है। जैसे भाई आपका नमक है, उसमें NaCl Na भी होता है, Cl भी होता है। जल है, उसका संगठन क्या है? 2 हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इस प्रकार से ये आपका इंट्रो हो गया साइंस का, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। अब हमारी जो प्रकृति है, उस प्रकृति में बहुत सारे कण मौजूद हैं। बहुत सारे कण हैं जो फिजिक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं और बायोलॉजी में भी होते हैं। उनका भी कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। यहाँ हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो हमने आपको 3-4 चीज़ बता दी हैं, जनक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, और बेसिक तो वो आपकी जानकारी के लिए है। अब मैं कुछ और बेसिक बता रहा हूँ, कुछ मूल कण बता रहा हूँ आपको। कुछ मूल कण, उनका क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? कई बार उनका आपको द्रव्यमान पूछ लिया जाता है या फिर उनका आवेश पूछ लिया जाता है। आई बात समझ में? तो उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इधर तो मैं लिख रहा हूँ कण, इधर लिख रहा हूँ उसका द्रव्यमान, इधर लिख रहा हूँ उसका आवेश। आई समझ में बात? तो सबसे पहले जो मूल कण है अपने, उनको आप जानते ही हो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। कौन सा कण लिख लिया? इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? आई बात तो समझ में बात? तो वो याद करना है हमें सीधा सीधा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg होता है। आई समझ में बात? और कई बार ऑप्शन में अगर आपको kg नहीं मिले, ग्राम मिले। आई बस में अगर ऑप्शन में क्या नहीं है आपके? ग्राम। ये किलोग्राम नहीं है, ग्राम में मिलता है तो 3 घात कम हो जाएंगी, 28। अगर ग्राम में मिलेगा तो कितनी घात आएंगी इसमें?
28 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 kg। कहीं वहाँ देखने लग जाओ सर 31 तो है नहीं माइनस इसमें। अगर मैं आवेश की बात करूं तो पहली बात तो प्रकृति आवेश इसमें नेगेटिव होता है। क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, नेगेटिव आवेश ऋण आवेश पाया जाता है। और फिर पूछ ले परिमाण कितना है इसका, तो परिमाण होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है। तो कितना आवेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। दूसरी में अगर बात करता हूँ किसकी, प्रोटॉन की, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन का आपका द्रव्यमान है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के द्रव्यमान। तो ये क्या होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg होता है। प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है 1.67, या ये लगभग आप 2 भी लिख सकते हो, 1.672 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। और अगर मैं आवेश की बात करूं इसमें, तो इस पर धनावेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, धनावेश। और परिमाण बराबर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पर होगा आवेश उतना ही किस पर होगा, प्रोटॉन पर। बस प्रकृति क्या होगी आपकी, विपरीत होगी। तो कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। नंबर 3 अब आते हैं किस पर, न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन, तो याद रखना न्यूट्रॉन पर जो आपका द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है। प्रोटॉन से क्या होता है, ज्यादा। और वो कितना होता है, लगभग 1.674 गुणा 10 की घात माइनस 27। तो देख लो लगभग थोड़ा सा ही अंतर है, बस इसमें 2 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 4। तो आपको क्वेश्चन आ जाए यहाँ से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से कौन सा भारी कण है, तो न्यूट्रॉन भारी कण है। क्वेश्चन आ जाए आपको, इनमें से क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कण कौन सा है, प्रोटॉन ही है आपका। प्रोटॉन नहीं है, क्या है, न्यूट्रॉन है। आर इसमें अब मैं बात करता हूँ किसके, इसके आवेश की। तो याद रखना ये न्यूट्रॉन आपका निरावेशित होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। आई बात न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना इस पर नेगेटिव। आई बात समझे। नंबर 4 एक कण होता है आपका ड्यूट्रॉन। कौन सा होता है, ड्यूट्रॉन। तो इसको याद रखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ जाएगा ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। तो सबसे पहले ये समझो ड्यूट्रॉन को हम 1H1 से शो करते हैं, इससे 1H2 से शो करते हैं। इसको किसे शो करते हैं, 1H2। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ा हो आपने, तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसमें ये परमाणु क्रमांक को दर्शाती है और ये परमाणु भार को दर्शाती है। ये परमाणु क्रमांक का मतलब है आपका सीधे सीधे अगर हम बात करें तो ये किससे हो जाएगा आपका, आवेश से। किससे काम करेगा ये, आवेश से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और ये 2 क्या होगा इसमें, द्रव्यमान से संबंधित होगा। तो प्रोटॉन का 2 गुना होता है किसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान। आ रही बात समझ में, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रोटॉन का द्रव्यमान को m इंटू पी से, MP से। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन आ जाए आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, या कितना गुना होता है प्रोटॉन का, 2 गुना होता है। अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश तो उतना ही होगा जितना प्रोटॉन पर होता है। मतलब 1 आ रहा है, यहाँ पर क्रमांक कितना है इसका, 1। तो 1 गुना होगा किसका, प्रोटॉन का। आपको क्या है, चार्ज। चार्ज किसका, पॉजिटिव का। मतलब आपसे हम बोल सकते हैं प्रोटॉन का चार्ज। अरे बात समझ में, चार्ज मतलब पी से आप बोल सकते हैं 1 इंटू प्रोटॉन का आवेश। आई बात समझ में। कहने का मतलब आप ये भी बता सकते हो प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही है। न्यूट्रॉन का आवेश कितना है, प्रोटॉन के बराबर। आई बात समझ में। नंबर 5 आपको आ जाए अल्फा कण।
क्वार्क भी होता है सर। क्वार्क क्वार्क, क्वार्क क्वार्क अल्फा कण में ज्यादा है क्वार्क में। हाँ वो भी अलग अलग कण हैं और भी, जैसे मोस्टली यही है आपके जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। अल्फा कण की अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछ ले भाई अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है और या फिर आवेश कितना है, तो याद रखो अल्फा कण को हम 2He4 से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं हम? तो इसका मतलब अब मैं बात करूँ इसमें तो 2 क्या है, इसका क्रमांक आ रहा है, तो ये आवेश में काम करेगा और 4 कहाँ पर काम करेगा? द्रव्यमान में काम करेगा। इसलिए तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। 4 क्या है? द्रव्यमान संख्या, और 2 क्या है? परमाणु क्रमांक। अरे वाह सर, में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसे हम। तो अगर मेरे को क्या निकालना है? आवेश। तो 2 गुना किसका कर दूंगा मैं? किसका आवेश? प्रोटॉन का आवेश करूंगा ना। तो Q आवेश किसका हो गया? प्रोटॉन। इसका मतलब इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 2 इंटू आवेश किसका? प्रोटॉन का। कितना प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1.672 10 की घात माइनस 27। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। द्रव्यमान हो गया 1.6 माइनस 19, सॉरी आई बात से समझ में बात। फिर मैं बात करूँ किसकी? द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान कितना गुना होगा? 4 गुना। किसका? प्रोटॉन का। तो 4 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है आपके पास? 1.67 2 गुणा 10 की घात माइनस 27। अरे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये 5 मौलिक कण हैं और इनके ये द्रव्यमान है और ये क्या है? इनके आवेश। तो ये अच्छी तरह से याद कर लो आप। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन एक आता है कि इस कण का द्रव्यमान कितना है, इस कण का द्रव्यमान कितना है। उनका कोई ऐसा द्रव्यमान होता नहीं है, बीटा प्लस में होता है या माइनस में होता है, वो डिपेंड करता है उस इक्वेशन पर, किस नाभिक के कण से निकलेगा वो। तो इस प्रकार से हम क्या है, मोस्टली 4-5 क्या हैं आपके कण हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो वहां से आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। आई बच्चों समझ में बात? यस सर। फिर मैं चल रहा हूँ। अब ये तो कण हो गए अपने इस प्रकृति में मोस्टली जो काम करते हैं। अब अपने इस प्रकृति में कुछ बल भी हैं जो काम करते हैं, मूल भौतिक कण बोलते हैं उनको, वो मूल भौतिक बल। तो कितने प्रकार के हैं हमारे इस प्रकृति में? 4 प्रकार के बल काम करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब वो कौन कौन से हैं उनको समझो। कण आपने पढ़ लिए, बेसिक पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं प्रकृति में बल, फोर्स एंड नेचर। तो प्रकृति में 4 प्रकार के बल मौजूद हैं। कितने प्रकार के? 4। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुम्बकीय बल, नंबर 3 दुर्बल नाभिकीय बल, नंबर 4 प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रकृति में मोस्टली कितने प्रकार के बल मौजूद हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है? ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर काम करता है? द्रव्यमान पर काम करता है। ये 2 द्रव्यमानों के मध्य काम करता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ से, 2 द्रव्यमान, पहला एक m1 हो गया, दूसरा m2 हो गया। ये किसी r दूरी पर उपस्थित हैं। 2 द्रव्यमान हैं m1 और m2, ये r दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से। तो इनके मध्य क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो वो कितना लगेगा? वो लगेगा F बराबर G m1 m2 अपॉन में r²। कहने का मतलब है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती।
और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब है अगर इनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी तो बल का मान कम होता चले जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, इस बीच को दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्या कर दिया, बीच की दूरी को आधा। तो यहाँ पर आपका जो बल है वो कितना हो जाएगा, बल कितने गुना बढ़ जाएगा। दोनों द्रव्यमानों के मध्य दूरी को मैंने आधा कर दिया, पहले से कितना कर दिया, आधा। तो बल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आधे का स्क्वायर भी तो करना है, तो बल कितने गुना हो जाएगा आपका, 4 गुना। और बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, दोनों द्रव्यमानों की बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। F/4 आई बस 4 गुना 1/4 रह जाएगा बल। पहले से क्या लगेगा, अब कम लगेगा। क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। तो F इनवर्स प्रोपोर्शन होता है 1/r² की। अगर दूरी आप बढ़ाओगे दोनों द्रव्यमानों की तो बल का मान क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। एक बात और याद रखनी, ये सबसे कमजोर बल है। क्वेश्चन आ जाए आपको, सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए आपने देखा होगा सभी जगह लग रहा है पर वो महसूस नहीं कर पा रहे। सबसे कमजोर है ये दुनिया में। क्यों है कमजोर, इसका भी कारण है। कारण ये है इसमें, क्योंकि ये जो द्रव्यमान होगा इन दोनों पिंडों का, पर एक द्रव्यमान तो हमारी पिंड को हम पृथ्वी मान सकते हैं, दूसरा किसी वस्तु का मान सकते हैं। उनके मध्य तो लग रहे हैं पर काम नहीं क्यों कर रहा, क्योंकि ये जो जी का मान है यहाँ पर, इसकी घात 10 की घात -11 है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए भाई 11 घात तो प्लस की चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में, तभी तो इस बल का मान कुछ आएगा, 1 न्यूटन 2 न्यूटन। अब तो बल इतना आएगा कुछ काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए महसूस हमें नहीं होता है। जबकि बहुत सारी पिंड अपनी प्रकृति में या प्रकृति से बाहर हैं, जैसे ग्रह वगैरह होते हैं, वहाँ पर द्रव्यमान आपका ज़्यादा है। पिंडों में क्या है, आपस में द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए वो इसी बल के कारण बंधे हुए हैं। जो भी पिंड वगैरह है अपने ग्रह वगैरह वगैरह, वहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, क्योंकि उनके द्रव्यमान ही बहुत ज़्यादा है। जैसे अब मैं बात करूँ जो अपना पृथ्वी है, इसका जो द्रव्यमान है आपका वो कितना है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 गुना 10 की घात 24 kg के आसपास। तो देख लो आप, मतलब 10 के बीच कितने जीरो हैं आपके, 24। तो इतना ज़्यादा द्रव्यमान तो पृथ्वी का है अपना। पर दूसरी जो वस्तु है आपकी वो तो बहुत कम है। तो इस कारण से क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल हमें महसूस नहीं होता है। एक बात और, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल आकर्षण प्रकार का है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है आपका, ये केवल आकर्षण लगता है, इसमें आकर्षण बल है ये, ना कि प्रतिकर्षण। जैसे आपने पढ़ा होगा क्यूलॉम जो बल है उसमें आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि आवेश 2 प्रकार का है। अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षण हो जाते हैं, और अगर असमान आवेश है तो पास पास है। पर इसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान तो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। आई बस, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, केवल आकर्षण प्रकार का बल है और सबसे कमजोर बल है। एक बात और याद रखो, इसमें जो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर ये एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है ये, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब है इसकी जो दिशा है हमेशा केंद्र की तरफ रहती है। ये हो गया आपका। और ज़्यादा डिटेल से हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे इसको, स्पेशल चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों है ये। आगे फिर हम बढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय बल। अब ये विद्युत चुम्बकीय बल भी आपका क्या है, 2 प्रकार से काम करता है। अगर आवेश आपका स्थिर है, ये किस पर काम करता है, आवेश पर। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार गुरुत्वाकर्षण बल वाले को, या वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ से पढ़ लेना एक बार। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विद्युत चुम्बकीय बल की। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, आवेश पर। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको, विद्युत चुम्बकीय बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, या दोनों पर।
तो ये किस पर करेगा? आवेश पर। अब आवेश में भी दो कंडीशन है आपकी। अगर आवेश आपका क्या है? स्थिर है। आवेश कैसा है आपका? स्थिर। तो इसमें क्या करता है? स्थिर विद्युत बल काम करता है। स्थिर विद्युत बल काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। क्वेश्चन आ जाए आपको, स्थिर आवेश पर कौन सा बल काम करता है? स्थिर विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तो आंसर क्या है? स्थिर विद्युत बल। अगर आपका आवेश क्या होने लग जाता है? गतिशील है, तो उसमें चुंबकीय बल काम करने लग जाएगा। क्या लगेगा उसमें? चुंबक। जब आवेश कैसा है आपका? गतिशील है। इसीलिए गतिशील आवेश जब होता है तो उसमें धारा बहने लग जाती है। अब इसमें ये क्या, गतिशील भी दो प्रकार से होता है। एक तो नियत वेग होता है और एक अनियत वेग होता है। तो नियत वेग है ना, उसमें तो आपकी विद्युत धारा बनती है आई बस। और जब अनियत वेग हो जाता है, वेग बदलने लग जाता है, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं भी जनरेट होने जाती है, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है उसमें चारों तरफ। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय बल। ये किस पर काम करता है? आवेश पर। जैसे क्यूलाम ने भी बताया था, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्यूलाम बल होता है। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल बताया था न्यूटन ने, दोनों द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। ऐसे ही स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल था, वो बताया था क्यूलाम ने। इसलिए क्यूलाम का नियम पढ़ा होगा आपने। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? दो आवेश हो गए Q1 Q2, बीच की दूरी। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो क्या होगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। वहां पर तो कांस्टेंट आपका क्या था? G कांस्टेंट। आई समझ में बात? और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है आपका? K। अब देखो एक बात थोड़ा सी मैं इसमें भूल गया था, ये भी समझ लो। ये जो G है इसका मान भी फिक्स है आपका 6.67 गुणा 10⁻⁻11। कुछ लोग 9.8 बताते हैं, वो स्मॉल जी है। आई बच्चों समझ में बात? स्मॉल जी होगा उसका मान 9.8 होगा। स्मॉल जी जो आपका होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जबकि ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये क्या होता है आपका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.67। क्वेश्चन ये भी आ जाता सीधा सीधा ही, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11। ये आपको 3 ऑप्शन में मिलेगा, पर मात्रक इसके पीछे अलग अलग मिलेंगे, तो मात्रक भी याद करना जरूरी है इसके